आप सभी का स्वागत है लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पर। हम लोग क्लास 10 की फिजिक्स को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। इसमें हम लोग ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग चौथे लेक्चर को आगे की ओर लेकर चलेंगे। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हम लोग प्लेन मिरर के जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें हम एक कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव किया था जिसे हम कहते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि वस्तु की दूरी और वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है, बराबर होता है। आज हम नेक्स्ट अगला कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव करेंगे। प्लेन मिरर के सारे कैरेक्टरिस्टिक को हम प्रूव करेंगे। आते हैं हम लोग अगला कैरेक्टरिस्टिक को प्रूव करते हैं। हम लोग का लेक्चर कौन सा है? लेक्चर 4 है। हम लोग ने इसके प्रीवियस लेक्चर 3 में मैंने कुछ ड्राइंग पढ़ा था, जिसमें हम लोग क्या देखे थे कि एक प्लेन मिरर था। एक कौन सा मिरर था? प्लेन मिरर था। और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था। इस ऑब्जेक्ट से क्या गया? रे गया। ऑब्जेक्ट से एक रे गया और यह रे कहाँ जा रहा है? परपेंडिकुलर जा रहा है। जो रे परपेंडिकुलर जाता है वह रे परपेंडिकुलर ही वापस आता है, यानी जिस रास्ता से गया उसी रास्ता से वापस आ गया। कोई दिक्कत? अब है कि सेकंड रे के भेजें जो परपेंडिकुलर से आई डिग्री का कोण बनाए हुए हैं। परपेंडिकुलर से कितना डिग्री कोण बनाया है? आई डिग्री का। तो ये 8 डिग्री का कोण बना के वापस आ जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, यानी कि कोई भी रे अगर आई डिग्री परपेंडिकुलर से आई डिग्री बना कर कोण आई डिग्री कोण बना रहा है तो 8 डिग्री कोण बना करके वह वापस चला जाएगा। ये तो सभी को पता है। अब देखते हैं कि यह जो रे है, यह रिफ्लेक्टेड रे और यह रिफ्लेक्टेड रे, माने यह प्रवर्तित किरण आपस में तो मिल नहीं रही है। यह मिल रही है? नहीं मिल रही है। इसे कितना भी बढ़ा दें हम, यह रिफ्लेक्टेड रे को और यह रिफ्लेक्टेड रे को कितना भी बढ़ा दें तो ये दोनों मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब यह दोनों नहीं मिलेगा तो हम लोग जानते हैं कि जब दो रिफ्लेक्टेड रे, दो परावर्तित किरण आपस में नहीं मिले तो हम उस रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, यानी कि उसे मिलाने का कोशिश करते हैं। तो इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, तो यहाँ पर इसे बनेगा। अब देखते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की ओर बढ़ाने से यह रे हमारा कट जा रहा है, इस पॉइंट पे कट जा रहा है। तो जिस पॉइंट पर अगर कोई भी रे रिफ्लेक्टेड रे को बढ़ाने पर कटता है या कटता हुआ प्रतीत होता है, वही तो प्रतिबिंब होता है, वही तो इमेज होता है। तो यानी कि यह जो ऑब्जेक्ट है यह जो ए ऑब्जेक्ट है और यह जो ऑब्जेक्ट है ए डैश क्या है? प्रतिबिंब है। यानी ऑब्जेक्ट ए का प्रतिबिंब कौन है? ऑब्जेक्ट ए डैश, यानी ए का प्रतिबिंब ए डैश है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? अब आते हैं, देखते हैं कि यह अगर आई है, गौर से अगर यह आई है तो यह कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई, 90 माइनस आई। अगर यह आई है, यह 90 माइनस आई है तो यह क्या हो जाएगा? या इसे रहने दें, अभी रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। यह आई हो गया, यह 90 माइनस आई हो गया और यह आर है तो यह कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर, क्योंकि इतना डिग्री कोण तो 90 डिग्री है, यह कोण 90 डिग्री है, यह आई हो गया तो यह 90 माइनस आई हो गया। अब आते हैं, देखते हैं, तो यह रे और यह के बीच का कोण यह जो है 90 माइनस आई और यह कोण इक्वल ही होगा, शीर्षाभिमुख कोण, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल, यानी यह एंगल और यह एंगल बराबर होगा। 90 माइनस आई ये है तो 90 माइनस आर ये भी होगा। कोई दिक्कत समझने में? शीर्षाभिमुख कोण से यह बराबर होता है। अब यहाँ देखते हैं, हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है? आई बराबर आर होता है। क्या होता है? आई इज इक्वल टू आर होता है। मतलब आई इज इक्वल टू आर होता है, इसका मतलब यह हुआ कि 90 माइनस आई इक्वल टू 90 माइनस आर होगा। आई की जगह आर रख दिए। कोई दिक्कत? यानी कि यह कोण और यह कोण, यह एंगल और यह एंगल क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि एंगल अगर इसे हम ओ मान लेते हैं, ओ, तो हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए ओ, या इसे एम मान लेते हैं, एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल एम ओ
ए डैश। कोई दिक्कत इतना समझने में नहीं। अब यह 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री है, कोई दिक्कत। अब यह जो है साइड, ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। फिर से लिख लेते हैं कि हम लोग चल रहे हैं ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल AMO लिख देते हैं, AMO A-MO। अब AMO में ट्रायंगल में चलते हैं तो AMO ट्रायंगल में क्या है, एंगल AOM इक्वल टू एंगल AOM। कोई दिक्कत, एंगल AMO इक्वल टू एंगल AMO। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा ना। ये एंगल दोनों बराबर है 90-90, यानी यह जो हो गया यह 90 डिग्री हो जाएगा और यह कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं, 90 - I या 90 - R। अब देखते हैं यह जो साइड है MO, यह जो साइड है MO, ये दोनों के लिए क्या है, कांस्टेंट है। यह इसके लिए भी, यह इसके लिए भी कांस्टेंट है। तो हमने 9th क्लास में एक लॉ पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी, ASA कॉन्ग्रुएंसी, यानी ASA सर्वांग समता। अब यह कॉन्ग्रुएंसी क्या कहता है, यह कॉन्ग्रुएंसी कहता है कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल लेते हैं, उस दो ट्रायंगल का एक एंगल, एक साइड और एक एंगल, यानी एक एंगल साइड, एक एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के एंगल, साइड और एंगल के बराबर रहे तो वह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी वह दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम होगा। जब अब यहाँ इस ट्रायंगल में देखते हैं तो यह जो एंगल है 90 - AI और 90 - R इक्वल है, यानी इस ट्रायंगल का एंगल इस ट्रायंगल के एंगल के इक्वल है, इस ट्रायंगल का साइड इस ट्रायंगल के साइड के इक्वल है, इस ट्रायंगल का यह एंगल इस ट्रायंगल के यह एंगल के बराबर है, यानी कि यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांगसम है। और इस सर्वांगसम का नियम है ASA, यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, यानी यह ASA सर्वांगसमता से यह दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। कोई दिक्कत है तक समझने में नहीं ना। यानी कि जब हम और इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका सारा साइड इक्वल होता है, सारा एंगल इक्वल होता है, यानी कि यह जो साइड हुआ, यह साइड और यह साइड भी इक्वल होगा, यह साइड और यह साइड भी इक्वल होगा, यह एंगल और यह एंगल भी इक्वल होगा। इतना हम पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, लेकिन इसे फिर से हम बताने का कोशिश किए, क्योंकि इससे ही रिलेटेड आगे का जितना प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी है वही प्रूफ होगा। अब आते हैं, इसे लिख लिए होंगे तो इसे थोड़ा सा रफ करते हैं। अब है पहला प्रॉपर्टी क्या है प्लेन मिरर का, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहला कैरेक्टरिस्टिक लिखिएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। यहाँ क्या प्रूव करना है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। लिख लें हिंदी वाले, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। अब देखते हैं इसे प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं। यानी कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है, ये कहने से तो नहीं होता है, इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि आखिर क्यों वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। हम क्यों नहीं यहाँ पर जो इमेज बना है ये यहाँ पर इमेज बना दें, क्यों नहीं इसका इमेज यहाँ बना दें, ये हमारे पर डिपेंड कर रहा है, हम कहीं पे काट दें, ये होता है ना।
यानी कि हम कहीं पर भी काट दें हमारे पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यानी कि यह इसका एक नियम है कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। और क्यों ये होता है आइए हम लोग समझते हैं। हम लोग ने अभी जाना कि यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी यह ट्रायंगल का सारा एंगल, यह ट्रायंगल का सारा साइड इस ट्रायंगल के सारे एंगल इस ट्रायंगल के सारे साइड के बराबर होगा। यानी कि यह साइड जो है इस ट्रायंगल का और यह साइड इस ट्रायंगल का दोनों क्या होगा, इक्वल होगा या नहीं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके पहले जस्ट पहले प्रूफ किया हूँ कि यह दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी जब यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो यह साइड और यह साइड इक्वल होगा। और यह साइड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वस्तु की दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और यह साइड है जो रिप्रेजेंट कर रहा है इमेज डिस्टेंस ऑफ इमेज। यानी कि यह जो है यह एम ए क्या है, एम ए है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और एम ए डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि जब यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एम ए डैश क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब एम ए डैश इक्वल है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज इक्वल। यानी कि यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एम ए इक्वल टू एम ए डैश। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बाई कॉन्ग्रुएंसी यानी कि सर्वांग समता के द्वारा। जब एम ए डैश के इक्वल है तो एम ए यानी कि वस्तु का डिस्टेंस और यह जो है इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, दोनों बराबर होगा। कोई दिक्कत समझ में आ गया। ये हो गया प्रूफ। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रूफ है कि क्यों होता है वस्तु की दूरी प्रतिबिंब के दूरी के बराबर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज क्यों होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक। आते हैं अब नेक्स्ट, उतार लिए होंगे। अब आते हैं अपने दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे प्लेन मिरर के। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। क्यों होता है, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्यों होता है। हमारे सारे सारा जो क्वेश्चंस रहेगा हमारे सारे क्वेश्चंस में रहेगा क्यों होता है। मतलब इसी को तो समझना है कि आखिर क्यों होता है। बचपन से तो पढ़ रहे हैं, 8वां में पढ़े यही कि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। 6 में भी यही पढ़े, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब 10 में पहुंच गए तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। यानी कि हमें अब पढ़ना है कि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट वाई। क्यों, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो हम जानते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जब यहाँ पर अब इसके पहले प्रीवियस कैरेक्टरिस्टिक को मैंने प्रूव किया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। और हम लोग जानते हैं कि अभी नहीं जानते, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का रिलेशन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में होता है। वह जो रिलेशन है v/u बराबर, ये माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, v/u इक्वल टू h/h यह होता है। यह जो रिलेशन है ये हम आगे की ओर पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे। आपको ये थोड़ा सा अभी समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा कि रट लीजिए, अभी थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए रट लीजिए, फिर आगे इसका भी प्रूफ हम लोग देखेंगे कि क्यों होता है ये। अभी हम लोग जाने कि -v/u बराबर h/h होता है। और v जो है v है वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी है। और u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की दूरी है। यह इमेज की दूरी है v, और u है जो ऑब्जेक्ट की दूरी है।
तो हम लोग जानते हैं कि बस इमेज की दूरी यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होता है। ये अभी प्रूफ किए हैं जस्ट पहले। तो हम जब v और u इक्वल होगा यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होता है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं v बाई यू को लिख सकते हैं u बाई यू। कोई दिक्कत? v और u तो इक्वल है तो यहाँ पर लिख दिएगा v बराबर u इन प्लेन मिरर, इन प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण में क्या होता है v और u क्या होता है? बराबर होता है। इसे पहले ही प्रूव किए हैं। यानी v और u प्लेन मिरर में क्या होता है? बराबर होता है। तो v की जगह हम u रख दिए, u बाई यू इजकल टू लिख सकते हैं h डैश बाई h। u से u कट गया, u से u कट गया, 1 आ गया, यानी यहाँ लिख सकते हैं h डैश बराबर माइनस h, h डैश बराबर माइनस h। अब ये h डैश बराबर माइनस h आ गया। अब यहाँ पर आप माइनस ले भी सकते हैं और माइनस नहीं भी ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर v के अनुसार और u के अनुसार साइन चेंज होते रहता है। आप यहाँ अगर माइनस भी ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, v क्या हो जाएगा? माइनस भी हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी इससे कोई टेंशन नहीं लेना है कि v लेना है या नहीं लेना है, या जो साइन कन्वेंशन है v का और u का उसे आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसके बारे में गहराई से जानेंगे कि क्यों v का साइन कन्वेंशन चेंज होता है और u का साइन कन्वेंशन चेंज होता है। यानी यहाँ पर समझ में आया h डैश बराबर h आ गया। माइनस को भी कंसाइडर नहीं कीजिए, क्योंकि माइनस अभी बोले कि माइनस कभी प्लस से बदल जाता है, प्लस कभी माइनस में बदल जाता है। यानी यहाँ पर हमें आया h डैश जो है वो h के बराबर है। h डैश जब h के बराबर है तो यहाँ पर क्या हुआ? हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। h क्या बताता है? h जो है वो बताता है हाइट। h क्या बताता है? h बताता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु का हाइट कितना है, ऊंचाई कितना है। और h डैश जो बताता है, h डैश ये बताता है हाइट ऑफ इमेज। या क्या बताता है? हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज यानी कि h डैश जो है हाइट ऑफ इमेज, h डैश हाइट ऑफ इमेज और h गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर तो हमें पता चला कि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। यहाँ पर क्या पता चला? हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है। तो यही ना पूछ रहा है हाइट यानी साइज, हाइट यानी साइज की साइज क्या है? तो ऑब्जेक्ट का साइज कौन बताएगा? हाइट बताएगा। यानी कि जब हाइट इक्वल हो गया तो साइज क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। गॉट इट? यानी सब समझ गए? यानी यहाँ पर हमें समझ में आया कि साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि साइज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है। और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल होगा तो v एंड u इक्वल होगा, और v एंड u इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों कट के 1 आ जाएगा, और कट के 1 आ जाएगा तो h डैश बराबर क्या आ जाएगा? h आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? कंप्लीट हो गया। यानी यहाँ पर हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी जो है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, ये हम लोगों ने समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमें है उसके ओर बढ़ते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स इसे मिटा देते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है और जान रहा है, अप्लाई भी किया है। क्या है तीसरा? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन लेटरल इन्वर्जन बोलने का मतलब हुआ पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन मतलब यहाँ समझें क्या होता है पहले, कि जैसे कि हम लोग ऐनक के सामने खड़ी हो जाते हैं, अपना दायां हाथ उठाते हैं, अपना दायां हाथ उठाते हैं तो ऐनक में जो इमेज बना है वो कौन सा हाथ उठाता है? वो बायां हाथ उठाता है। अगर हम अपना बायां हाथ उठाते हैं तो ऐनक में जो इमेज बना है वो अपना दायां हाथ उठाता है। अगर हम लेफ़्ट की तरफ मुड़ें तो ऐनक राइट की तरफ मुड़ता है। अगर हम राइट की तरफ मुड़ें तो ऐनक का इमेज लेफ़्ट की ओर मुड़ता है। यानी कि जो हमारे जस्ट अपोजिट करता है,
इमेज हमारे जस्ट अपोजिट कर रहा है। हम राइट मुड़ रहे हैं तो वो लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है, हम राइट उठा रहे हैं तो वो लेफ्ट की तरफ उठा रहा है। यही ना होता है। गौर किए हैं? नहीं किए हैं तो जाइए ऐनक के सामने खड़ा हुए, अपना राइट हैंड उठाएं, देखिए ऐनक जो होगा वो लेफ्ट हैंड उठाएगा। यानी अगर आप लेफ्ट हैंड उठाएं तो ऐनक राइट हैंड उठाएगा। यानी कि ऐनक का इमेज, यानी कि यहाँ पर समझ में आया कि जब हम लेफ़्ट उठाते हैं तो वो राइट होता है और राइट करते हैं तो इमेज का लेफ़्ट होता है। यानी कि यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं लेफ्ट ऑफ अस इज राइट ऑफ इमेज। यानी हमारा बायां इमेज का दायां होगा। यानी हमारा बायां पक्ष प्रतिबिंब का क्या होगा? प्रतिबिंब का दायां पक्ष होगा और वाइस वर्सा होगा, मतलब कि अगर हमारा दायां पक्ष प्रतिबिंब का बायां पक्ष होगा। अब इसे समझते हैं कि यह क्यों होता है, क्योंकि हमें क्यों ही जानना है। कैसे होता है तो हम 8 में पढ़ ही लिए क्या होता है, 8 6 में यही पढ़ रहे हैं क्या होता है। अब हमें पढ़ना है क्यों होता है। आखिर क्यों हमारा बायां पक्ष प्रतिबिंब का दायां होता है और हमारा दायां पक्ष प्रतिबिंब का बायां होता है। इसका कोई भी फिजिक्स से रिलेशन नहीं है। इसका रिलेशन है हमारे परसेप्शन से, हमारे सोच से, हमारे दिमाग से। समझ में आ रहा है ना? यानी कि यह जो है इसमें किसी भी प्रकार का फिजिक्स नहीं है, इसमें सिर्फ है हमारा परसेप्शन, हमारा सोच। जैसे कि हम लोग खड़ी हैं, हम लोग का मान लेते हैं ऐसे खड़ी हैं, मेरा नॉर्थ की तरफ है, मेरा नॉर्थ की किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ। यानी हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। लेकिन गौर से सुनिएगा, हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ऐनक बीच में रखें, लेकिन ऐनक में जो प्रतिबिंब बन रहा है वो किधर देख रहा है? साउथ की तरफ देख रहा है। किधर देख रहा है? साउथ की तरफ। अगर हम नॉर्थ की तरफ से मुड़ करके साउथ की तरफ हो जाते हैं तो यह जो मेरा दायां हाथ है वो किधर चल जा रहा है? बायां चल जा रहा है। और यह मेरा बायां हाथ है जो किधर आ जा रहा है? दायां आ जा रहा है। यानी कि यह हमारा दिमाग का परसेप्शन है कि हम कैसे इस इमेज को परसीव कर रहे हैं, यानी कैसे इस इमेज को, प्रतिबिंब को हम सोच रहे हैं, यह हमारा दिमाग पर डिपेंड कर रहा है। यानी यह हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, यह फिजिक्स नहीं है, ये क्या है? हमारा परसेप्शन है कि हम किस तरह उसे परसीव कर रहे हैं। यानी कि यह हमारा सोच है कि किस तरह हम उसे अपने सोच की ओर, सोच से उसे सोच रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर मान लेते हैं, अगर हम ऐसे चलते जाते हैं, चल रहे हैं, इमेज भी चल रहा है, हम बायां हाथ दायां उठा लिए तो इमेज बायां उठा लिया। अब इमेज बायां क्यों उठाया? गौर से सुनिए। क्योंकि हम दायां उठाएं कब? जब हम नॉर्थ की तरफ देख रहे थे, यानी सामने नॉर्थ की तरफ देख रहे थे। लेकिन प्रतिबिंब बायां उठाया क्यों? क्योंकि वह साउथ की तरफ देख रहा था। यानी कि प्रतिबिंब का बायां हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि प्रतिबिंब और हम अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, उल्टी डायरेक्शन में देख रहे हैं। देखियो, हम उधर की ओर देख रहे हैं तो प्रतिबिंब हम में देखता है। क्या होता है कि प्रतिबिंब भी उधर ही देख रहा है? ऐसा होता है नहीं ना? यानी कि हम प्रतिबिंब को देख रहे हैं, हम इमेज को देख रहे हैं तो इमेज हमें देखता है, नहीं कि उधर देखता है जिधर हम देख रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब हमें देख रहा है। अगर हम प्रतिबिंब के जैसा ही खड़ी हो जाएं तो हमारा जो प्रतिबिंब जो हैंड उठाया है वही हैंड आएगा। जैसे कि देखते हैं, हम ऐसे उठाएं, प्रतिबिंब क्या उठाया होगा? ऐसे उठाया होगा। हम ऐसे उठाएं तो प्रतिबिंब ऐसे उठाया होगा, यही ना उठाया होगा, हमारा दायां प्रतिबिंब का बायां। लेकिन जैसे ही हम मुड़ गए, हमारा यही दायां हाथ क्या बदल गया? बायां बदल गया ना, प्रतिबिंब के जैसा। यानी कि अगर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर एक आदमी है, यह अपना यह हाथ उठाया, इमेज में देखा तो इमेज में इसी आदमी का यह हाथ उठा नजर आया। क्यों नजर आया? क्योंकि यह आदमी इधर देख रहा था, यह आदमी इधर देख रहा था। लेकिन जैसे ही यह आदमी भी अगर इधर देखने के लिए
चालू करे तो इसका भी यही हाथ उठेगा, इसका भी कौन सा हाथ उठेगा, यही हाथ उठेगा जो प्रतिबिंब का उठा। यानी कि प्रतिबिंब जो उठा रहा है वही उठाएगा कब, जब प्रतिबिंब का देखने की डायरेक्शन और हमारे देखने की डायरेक्शन दोनों सेम हो। अब डायरेक्शन ही चेंज कर दिए हैं, जब हम डायरेक्शन ही चेंज कर दिए हैं तो हमारा यह जो हैंड का अदला बदली है वो भी चेंज हो जाएगा, चेंज होगा ना। यानी यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि पार्श्व परिवर्तन यानी लेटरल इन्वर्जन क्यों होता है। क्या समझें कि लेटरल इन्वर्जन किसी प्रकार का फिजिक्स नहीं है, वो हमारा परसेप्शन है, हम किस तरह इमेज को परसीव कर रहे हैं। अगर हम इमेज को अपनी फिजिक्स की तरह से परसीव करते हैं, जैसे कि अगर हम जानते हैं कि अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं एक दूसरे के तो हमारा सारा वर्क अपोजिट होगा ना। यानी एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं तो सारा चीज़ वर्क एक ही होगा। यानी कि यह दोनों जब एक ही डायरेक्शन में देख रहा था तो इसका भी यह हाथ, इसका भी यह हाथ, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में देख रहा था तो इसका ये हाथ, इसका ये हाथ उठ रहा था। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? इतना समझ गए? क्लियर हो गया? रफ करें। अब आते हैं इसी में लेटरल इन्वर्जन के ही टॉपिक में एक और है एप्लीकेशन जिसका हम लोग यूज करते हैं कि इसका क्या क्या एग्जाम्पल होगा, क्या क्या एप्लीकेशन होगा जहाँ हम लेटरल इन्वर्जन का यूज करते हैं। जैसे आप एम्बुलेंस लिखा हुआ देखते हैं, एम्बुलेंस की गाड़ी में जो एम्बुलेंस लिखा हुआ रहता है सबसे आगे कैसे लिखा हुआ रहता है, AMBU ऐसे करके लाता है, L ऐसे नहीं रहता है, ANCE एम्बुलेंस ऐसे रहता है। ये ऐसे नहीं रहता है, ये ऐसे रहता है एम्बुलेंस। अब यह एम्बुलेंस क्या करता है, हम लोग जानते हैं कि जब हम मिरर में देखेंगे, जब हम मिरर में देखेंगे तो हमारा लेटरल इन्वर्जन होगा। क्या होगा? लेटरल इन्वर्जन होगा। यानी कि हमारा लेफ्ट होगा, लिखा हुआ का लेफ्ट राइट बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? राइट बन जाएगा। यानी इसका लेफ्ट है जो राइट बनेगा तो यही रहेगा, इसका लेफ्ट राइट बनेगा तो यही रहेगा, इसका जो लेफ्ट है राइट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये लेफ्ट था, राइट चल गया इधर की ओर, ये लेफ्ट है राइट की ओर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये लेफ्ट है राइट की ओर जाएगा तो ये हो जाएगा ए, ये लेफ्ट राइट की ओर जाएगा तो एन हो जाएगा सी ए। बन गया ना, हमें यही नज़र आएगा। यानी कि इस तरह लिखा हुआ रहता है एम्बुलेंस कि इसी को क्या किया जाता है, लेफ्ट कर दिया जाता है, इसी को अपोजिट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इमेज देखें, क्योंकि हम चला रहे हैं गाड़ी, हम तो ऐसे ना पीछे होकर नहीं ना देखेंगे, हम तो क्या देखेंगे, साइड मिरर में ही देखेंगे। साइड मिरर में जैसे ही देखेंगे तो हमारा यह जो ऐसा लिखा हुआ है ऐसा नज़र आने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है परसीव करता है लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट। यानी कि यह जो है यह एप्लीकेशन हुआ लेटरल इन्वर्जन का कि क्यों एम्बुलेंस में लिखा हुआ एम्बुलेंस और ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एक इमेज का एक लेटरल इन्वर्जन होता है, यानी पार्श्व परिवर्तन होता है। इसी पार्श्व परिवर्तन के कारण हमारा जो लेफ्ट है बायां पक्ष दायां नज़र आने लगता है और दायां पक्ष बायां नज़र आने लगता है। इसीलिए बायां और दायां को हम लोग नहीं कंसाइडर करके, हमारा जानते हैं कि हमारा जो ब्रेन है तो वो कंसाइडर करेगा ही करेगा, हमारा जो दिमाग है वो सोचेगा ही, बायां को दायां ही सोचेगा, दायां को बायां ही सोचेगा इमेज में। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अपोजिट ही लिख देते हैं, क्योंकि इमेज में देखेंगे तो सीधा नज़र आएगा। इसका बायां इमेज में हमारा जो माइंड है वो दायां परसीव करेगा, तो दायां परसीव करेगा तो हम ऐसा देखेंगे। कोई दिक्कत समझने में किसी भी प्रकार का? अगर किसी भी प्रकार का आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है या किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं। आपको जितना क्वेश्चंस है 1000, 2000, 10,000 जितना क्वेश्चन है सारा आप उस कमेंट सेक्शन में लिखें। एक दिन हम क्या करेंगे, उसी क्वेश्चंस का आपको लेक्चर करवाएंगे। यानी कि आपका क्वेश्चन जितना रहेगा उतना ज़्यादा आपका लेक्चर भागेगा। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं तो ये आपकी गलती है। हम आते हैं अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स में है, जिसका आप लोग सीधा सीधा देख सकते हैं। वो तीन जो कैरेक्टरिस्टिक पहले बताएं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था। अब चौथा में आते हैं, गुण था। चौथा क्या है, जो सब लोग जानते हैं कि इमेज जो है
इमेज सीधा होता है, इमेज इज स्ट्रेट एंड वर्चुअल। यानी इस यहाँ पर लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक, प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक एवं सीधा होता है। आइए इसका भी थोड़ा सा हम ज्ञान ले लेते हैं, क्यों होता है, समझ में आ रहा है ना। यानी कि प्रतिबिंब काल्पनिक एवं सीधा होता है। हम बताएं कि काल्पनिक प्रतिबिंब उसी प्रतिबिंब को कहेंगे जो मिलता हुआ प्रतीत हो, जो मिलता हुआ प्रतीत हो, जो मिले नहीं, मिलता हुआ प्रतीत हो। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये तो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ ये जा रहा है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, दोनों तो मिल नहीं रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो क्या हुआ, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये मिल सकता है, ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी कि appears to be meet, then we call that virtual image। तब हम उसे क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। यानी यह जो प्रतिबिंब बना रहा है, कौन सा प्रतिबिंब बना रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है। अब देखते हैं कि स्ट्रेट बन रहा है कि नहीं। स्ट्रेट बनता है यानी कि जो ये ऐसा है तो इधर भी ऐसा ही बनेगा, समझ में आ रहा है ना, ऐसा है तो ऐसा ही बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसका हेड है, उसी का हेड बन रहा है, टेल रहेगा तो टेल बनेगा, यानी हेड हेड बन रहा है, टेल टेल बन रहा है, तो हम कहेंगे कि यह जो प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, वह स्ट्रेट बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। इतना में अगर आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं। अब है कि प्रतिबिंब जो होता है, ये सब माइनरी कैरेक्टरिस्टिक है, लिखना जरूरी है, लेकिन इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, यानी कि मिरर के पीछे बनता है, यानी मिरर के पीछे बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये मिरर है, मिरर के पीछे ना बन रहा है इमेज। क्यों बन रहा है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, सारा चीज़ आपको नज़र आ रहा है कि इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। एक चीज़ और आप लोग लिख लीजिएगा कि यह जो इमेज है, प्लेन मिरर के जो इमेज बनता है वो तो काल्पनिक बनता है, यानी वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल बनने के कारण ही इसे हम पर्दा या स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। कहाँ नहीं उतार सकते हैं, पर्दा या स्क्रीन। यानी कि नहीं होता है, जैसे कि यहाँ से जा रहा है तो वहाँ पर इमेज बन रहा है तो हम यहाँ छू दिए, पर्दा पर होता है तो छू देते हैं। जैसे कि थिएटर में जाते हैं तो थिएटर का इमेज कहाँ बनता है, पर्दा पर बनता है ना। लेकिन प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो पर्दा पर नहीं बनता है, यानी उसे हम छू नहीं सकते हैं। क्या अपने प्रतिबिंब को आपने छुआ है, ऐनक में जो प्रतिबिंब बन रहा है उसे आप छुए हैं, नहीं छू सकते हैं। क्यों नहीं छू सकते, क्योंकि इमेज के क्या दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे तो हम जा नहीं सकते हैं, घुस तो नहीं सकते हैं ना, यानी कि दर्पण के पीछे नहीं जा सकते हैं। यानी कि इमेज जो बनता है, पहला बात कि दर्पण के पीछे बनता है, और यह जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, यानी इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता। इसे नोट कर लीजिएगा कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर उतारा नहीं जाता है, क्योंकि यह दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे बनने वाले प्रतिबिंब को हम उतारते नहीं हैं। प्लेन मिरर में बोल रहे हैं, प्लेन मिरर में दर्पण के पीछे जो बनता है उसे उतारते नहीं हैं। यानी कि इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम। आज जो हम प्लेन मिरर का जो पूरा प्रॉपर्टी को प्रूव किए हैं, आप उस प्रॉपर्टी को फिर से पढ़ें, फिर से समझें। आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का पढ़ने में, 10 का किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने प्रॉब्लम को लिखें, आपको जवाब मिलेगा। और हाँ, आप जितना क्वेश्चंस देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट करेगा। आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देख सकते हैं कि यह क्यों होता है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, सारा का जवाब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।